नमस्कार, मैं हूं नितिन रोकड़े। आप देख रहे हैं पोलको समाचार। मनीष और मेरे साथियों की तरफ से नमस्कार, जोहार। में क्या बताएं? मेरा व्यक्तिगत रूप से बीजापुर के प्रेस के साथियों से बहुत मधुर संबंध रहे हैं, अभी भी हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग पीड़िया गांव से लौटकर आए हैं और पीड़िया में जो घटना हुई है 10 मई को, उस घटना के संबंध में जितनी जानकारियां आप लोगों के मार्फत हम लोगों को मिल रही थी, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उसको लेकर हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं ये घटना में कोई गलती हो गई है और इसको देखने जाना चाहिए। तो हम लोग कल पीड़िया तक गए। आज वहाँ एक रात रुक कर आए, लोगों से मिले। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ हालांकि पीड़िया में आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हैं, करीब 1001 लोग होंगे। कल इतना वर्ग के लोग नहीं आए हुए थे, पर बाकी पीड़िया गांव के सभी पारा के लोग थे। और पीड़िया के 4 लोग मारे गए हैं, ये पुलिस का कहना है। घायल लोग तो हैं काफ़ी लोग। बाकी जो लोग जो ख़त्म हो गए हैं वो इतावर के हैं, पालनार के हैं और एक गांव के। तो ये आप लोगों के पास सारे रिकॉर्ड है, हमें अलग से इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं जो चीज़ आप लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूँ वो ये कि आप लोगों ने काफ़ी लिखा पढ़ा, काफ़ी दिखाया, और इससे मुझे लगा कि सरकार भी समझ रही है कि कहीं गलती हो गई। मेरा उस दिन इंडिया टीवी के बहस में एक बीजेपी का प्रवक्ता भी शामिल था। तो वो तो कुछ एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार भी कर रहा था कि कुछ गलती तो हो गई, लड़ाई में होता है, ये भी कह रहा था। और निश्चित रूप से पुलिस के अंदर के जो लोग हैं, बड़े अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गलतियां हो गई, पर वो तो पुलिस को बचाने की कोशिश करेंगे, जो हमेशा होता रहा। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पहले भी बता चुका हूँ कि इतावर के लोग आए हुए थे, उनसे हम अलग से पूछताछ नहीं कर पाए। लेकिन ये एक तेंदुपत्ता तोड़ने का सीज़न है, तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे लोग और चारों तरफ से फोर्स के लोग घेर लिए। और फिर चूँकि उनको देख करके उन इलाकों में लोग अमूमन भागते हैं, वैसे भागना नहीं चाहिए, हम लोग ये बात कह कर आए, समझा करके आए। तो कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि नहीं, भागने से घर के अंदर रहने से भी तो घर निकाल के मार ही देते हैं, तो आखिर हम क्या करें। तो लोग भागे और वो उधर दक्षिण के हिस्से में भागे, वहाँ एक पहाड़ है और वहाँ ये लोग सोचे कि यहाँ सुरक्षित है, तो उस तरफ भी फोर्स थी और वहीं घेर करके इन सबको मार डाला। और उसमें 3 लोग तो एक पेड़ पर चढ़ गए थे, वहीं पेड़ पर ही उनको मार डाला। और एक जो आप लोगों को क्या बताएं, जो अवलम छन्नू बोल के एक व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, वो कोंदा, मतलब बोल नहीं सकता, किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गूंगा। अब गूंगा आदमी बहरा भी होता है, सुन भी नहीं सकता, देखता भर है। पर ये बात सच है कि उनके 6 बच्चे भी हैं और वो भाग करके एक पत्थर में बैठा हुआ था, वहाँ पे उनको मार डाला। अब आप बताइए, जिनके 6 बच्चे हों, जो आदमी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो नक्सली संगठन में रह करके क्या करेगा, सवाल ये क्या करेगा। उनको भी मारे। और ये जो 4 लोग जो मारे गए हैं, इनके सबके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। पुष्पा आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और सबके 2 बच्चे 3 बच्चे, और बहुत ही छोटे, करीब कोई 2 साल का, 6 महीने के, ऐसे बच्चे हैं।
और बहुत दुख होता है उनकी पत्नियों को देखने के बाद, बच्चों को पा करके आए। तो अब कई लोग, अब क्या बताएं, जो लोग पेड़ पर चढ़े थे, जो लोग चश्मदीद हैं, वो लोग कह रहे थे कि हमको मत मारो, वही पेड़ पर से ही कह रहे थे कि हमको मत मारो मत मारो, फिर भी उन पर गोली चला करके मार डाला। और जो लोग थे बच गए, उनमें तो काफ़ी लोग बचे जिनको पकड़ के ले गए, करीब 78 करीब लोग ले गए। तो वो लोग एक जगह होकर के बैठ गए और हाथों खड़ा करके कि मत चला गोली, तो उनको तो खैर नहीं मारे। पर जो लोग कहीं पेड़ पर चढ़ गए थे, कोई छुप गया था, कोई इस तरीके का पुलिस के हिसाब से संदेहास्पद स्थिति में कहीं पाया होगा उस पहाड़ पर, उनको सबको मार डाला। और जो हम लोगों ने देखा सुना उसके हिसाब से ये कि ये घटना तो पूरी तरह फर्जी है। और यूँ भी आप लोग देखिए, 10 बंदूकें जब बताया गया, अगर पुलिस की स्टोरी पर ही हम यकीन करें तो 10, वो भी सारे भरमार बंदूकें हैं। और भरमार के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि एक बार भरते हैं और एक ही बार फायर होता है, और दोबारा उसको भरने के लिए कम से कम आधा घंटे तो लगे। तो आधा घंटा भर के मारेगा, उसके बाद एक फायर होगा। और पुलिस कहानी बताती है कि 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक फायरिंग होती रही। तो ये भरमार बंदूक वाले से लड़ने में उनको कितना 10-12 घंटे लग गए। ये गजब कहानी है, इसको कैसा आप विश्वास करोगे बताइए। और भरमार बंदूक से कोई लड़ाई होती है? मुझे तो लग रहा है कि ये भरमार बंदूकें यही पहले भी ये बंदूकें आप लोगों के सामने शो ही करते थे पुलिस वाले, वही बंदूकें हैं, अलग से कुछ नहीं है। और वो अभी अगर उनको चलाना अभी आप भर के भी चलाओगे तो चलेगा भी नहीं, वो बंदूकें दिखा रहे हैं। यही तो त्रासदी है, यही तो दिक्कत है यार। और अब पुलिस जो भी कहानी बनाए, पर घटना तो पूरी तरह फर्जी है। हम लोगों ने एक रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराने की मांग की है। उस दिन भी इंडिया न्यूज़ के चैनल में भी मैंने ये बात कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जुडिशियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तो होता रहता है, हर घटना पे होता है, और यहाँ पे भी होगा, और उस जांच का कोई अर्थ भी नहीं है। तो ये हम लोगों ने मांगा। और कोई बात हो तो आप लोग अवश्य बताइए, लेकिन एक लड़का है ओलम मोटू, जिसको गोली लगी है, वो मुश्किल से 15-16 साल का लड़का होगा, 3 गोलियां उसकी जान पे। और वो उसको डर है कि मैं अगर अस्पताल में इलाज करने के लिए जाऊंगा तो पुलिस हमको अरेस्ट कर लेगी, जेल भेज देगी। हमने उनको बहुत समझाया कि नहीं, हॉस्पिटल जाओ, पहले ज़िंदा रहोगे तब तो, अब ज़िंदा ही नहीं रहोगे तो आप मर जाओगे, इसका मतलब क्या होगा। पर आप जाइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर कोई केस ना हो। तो अब देखिए, अब यहाँ के विधायक भी आ रहे हैं, तो हम उनसे भी कहेंगे कि आप उनको लेके आ जाइए, एक ज़िंदगी का सवाल है। और बहुत सारी महिलाएं भी हम लोगों से शिकायत किया कि जब ये लोग विरोध कर रहे थे कि हमारे आदमी को आखिर क्यों मारे, किनको मार करके ये लाश लेके जा रहे हो, तो उनको भी पकड़ के बहुत पीटा, बहुत मारा। एक बहुत बूढ़ी 75 वर्ष की एक महिला है, वृद्ध महिला है, अवलम को वो बोलो, उसने तो यहाँ तक बताया कि मैं जब यही सवाल करी तो मुझे लात से खूंदा गया, गिर गई, उसके बाद मेरे हाथ पकड़ करके घसीट के ले गए काफ़ी दूर तक। तो ये बहुत सारी महिलाओं का इस तरीके के किस्से हैं। तो ये जो वाक़या है वो बहुत दिल दहलाने वाला है। और आप सब लोग पहले भी इस तरीके की घटनाओं का आप लोग कवर करते रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि ठीक है, बंदूक वालों से लड़ाई हो, वो समझ में आता है, लेकिन जिनके पास ऐसा कोई हार्म्स नहीं है,
उनको मार डालने का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूँ, ये जितने भी इस तरीके की घटना पिछले जो हम 3-4 महीने में देख रहे हैं, इस बीजापुर के अंदर भी और हमारे यहाँ भी और नारायणपुर में भी, जहाँ भी माओवादी ग्रस्त एरिया है अभी पूरी तरह, और यहाँ जो लोग मार रहे हैं, हम लोग इससे पहले भी कांग्रेस हुकूमत में के समय भी देखे हैं, जिन लोग सबसे ज़्यादा मार रहे हैं गांव वालों को, इस तरह के निहत्थे लोगों को, वो लोग कौन हैं? आप लोग भी समझ रहे होंगे, वो वही लोग हैं जो सिलेंडर करके पुलिस में आए, जो अभी बेरोजगार लड़के जो पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, लोकल लड़के जो डीआरजी में भी हैं, ये लोग ऐसा ये काम नहीं कर रहे हैं। जो सिलेंडर हुए हैं, जो माओवादियों के साथ अब तक 10, 12, 15 सालों से घूमते रहे हैं, पुलिस अत्याचार ये वो तमाम तरह के प्रवचन देते रहे गांव में, वही लड़के जब सिलेंडर करके आ रहे हैं और वो तो पुलिस है ही नहीं है सीधी तरीके से, और उन्हीं को पुलिस ऑटोमेटिक गन्स थमा रही है और उन्हीं को सामने करके फिर मूव कर रहे हैं ये लोग इलाके में, और यही लोग सबसे ज़्यादा इस तरीके के घटना कर रहे हैं। और उनको लगता है कि ये घटना करने से जल्दी से उनको पुलिस में भर्ती हो जाएगा, और पुलिस में भर्ती होने के बाद फिर ऐसी घटना करते हैं तो उनको एक आतंक का और मिल जाएगा। ये सब मुझे लग रहा है इस तरीके की घटना के पीछे ये कारण है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सरकार आने के बाद मुझे ये लगने लगा कि अब काफ़ी हद तक पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया है। आप लोग समझ रहे हैं ना, फ्री हैंड कर दिया गया है। और पुलिस और इस फ्री हैंड में जो कार्रवाई करना है उसके लिए वो पूरी तरह सिलेंडर नक्सलाइट पर निर्भर हो गई। और सिलेंडर नक्सलाइट जो हैं वो लोग अगर दिन को रात बोलेंगे तो पुलिस रात ही बोलेगी, सफ़ेद को काला बोलेंगे तो काला बोलेंगे वो लोग तो पुलिस काला ही मानेगी। इस तरीके की स्थितियां हैं। और ये पुलिस पूरी तरह सिलेंडर नक्सलाइटों पर आश्रित होकर के ये सब कार्रवाइयाँ कर रही है। और ये सिलेंडर नक्सलाइट क्या है? हो सकता है कि उस इलाके में, उन्हीं इलाकों में ये लोग काम कर रहे हैं जहाँ ये लोग पहले काम करते रहे। हो सकता है किसी के साथ कोई दुश्मनी रहा हो या कोई भेदभाव रहा हो, आपसे दुश्मनी भी निकाल रहे हो, ये भी कारण हो सकता है। पर पुलिस को उन पर इतना निर्भर होकर के ये सब कार्रवाई करना और ये उचित नहीं है। उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं, ये जो पीड़िया की घटना है और भी बहुत सारी घटनाएं इस तरीके की हो रही, इसके लिए वो जिम्मेदार है और पुलिस भी जिम्मेदार है। और अभी तो हमारे पास ये भी जानकारी है कि कई ऐसे गांव हैं जहां, जैसे पुसनार गांव है, वहाँ कोई जवान लड़के नहीं, एक आध कोई पुरुष भी है तो एक अधेड़ उम्र का या वृद्ध, बाकी सारे जवान या तो जेल गए हैं या तो कहीं ख़त्म हो गए हैं या तो कहीं पलायन कर गए हैं। ये स्थितियाँ सचमुच उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अंत में अवश्य आप लोगों के मार्फत मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जो घटना, इस तरीके की घटना हम लोग पिछले 20 वर्षों से लगभग देख रहे हैं। जब से सलवा जुलूम शुरू हुआ, इतना नरसंहार, इतनी आगजनी, इतनी हिंसा, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। और ये जो हिंसा है, ये बर्बादी रुकनी चाहिए। ये बिल्कुल बस्तर के लोगों के हित में नहीं है, इस एरिया के हित में नहीं है। मैं तो माओवादियों से भी अपील करना चाहता हूँ, माओवादियों से अपील करना चाहता हूँ, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, बंदूकों की लड़ाई, इस लड़ाई से बस्तर के लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल। अब तक कोई फ़ायदा नहीं हो, अभी भी आगे नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। आप बाद में इतिहास आपको कहीं ना कहीं गुनाहगार साबित कर सकता है और करेगा। इतिहास से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप बंदूक छोड़िए और मैदानी लड़ाई लड़िए, जनतांत्रिक लड़ाई लड़िए। हम लोग जैसे लड़ रहे हैं, क्या इस लड़ाई में हम लोग कामयाब नहीं हुए क्या?
देश का किसान आंदोलन जो देश के अंदर, ठीक है 700 किसान मारे गए दिल्ली के अगल बगल के धरनों में, पर कामयाब तो हुए। हम लोग भी इस बस्तर के अंदर नहीं हुए थे, सलवाजुड़ों को रोक पाए, बंद करवाए, टाटा हिसार को हम लोग ने भगाया। तो ये जनता का एकजुट होकर के जो प्रजातांत्रिक आंदोलन है, जनवादी आंदोलन है, इससे भी लड़ाई जीता जा सकता है। इसलिए हम उनसे अपील कर रहे हैं कि ये लड़ाई बस्तर के हित में नहीं है। अब तक बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, अब और ना नुकसान हो। ये जिम्मेदारी माओवादियों की है, क्योंकि माओवादी उनके साथ हैं, आदिवासियों के साथ हैं, उनके हर चीज़ को देख रहे हैं। पुलिस कितना जिम्मेदार है मैं नहीं जानता, प्रशासन कितना जिम्मेदार है, सरकार कितने जिम्मेदार है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वो तो सरकार क्या है, वो तो कारपोरेट के हाथ में है, उनकी सरकार है। पर ये तो जनता के बीच में है, इनकी जवाबदारी है कि इस तरीके की हिंसा आगे और जारी ना हो और ये शांत हो जाए बस्तर। देखिए, हमारे कदम का तो बहुत औचित्य नहीं है पुष्पा, जब तक सरकार इस मामले में पॉजिटिव ना हो। हम तो आप लोगों के सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, अगर सरकार हिंसा को समाप्त करने के लिए, इस इलाके में शांति के लिए वो अगर किसी तरह का पहल करती है, तो हम उस पहल में हम अवश्य कोई ना कोई भूमिका अदा करने के लिए तैयार हैं। रामचंद्र और लोग साथी थे, तो भी अब गए थे तो हम लोग वैसे भी हमको शाम हो गया और लोगों से बातचीत करते करते भी 7 बज गए। जिस तरह लगातार पुलिस गंगालूर क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रही है या मुठभेड़ कर रही है, इससे क्या लग रहा है आपको कि क्या वो बैलाडीला को सपोर्ट देने के लिए कर रही है और खाली करवाना चाहती है गंगालूर को, ऐसा है क्या? बिल्कुल वाजिब सवाल है। ये घटना आखिर बैलाडीला के पहाड़ के इर्द गिर्द क्यों हो रही है, ये एक सवाल तो है, बिल्कुल सवाल है। और एक घटना हो तो बात समझ में आता है, लगातार कई घटनाएं हो गई इस पिछले 3-4 महीने के भीतर। तो ये जो आप जो एक सवाल कर रहे हैं, ये एक शंका तो है, पूरी तरह शंका है कि बैलाडीला पहाड़ के आसपास के गांव को खाली करना चाहते हैं, माओवादियों को खत्म करने के नाम से, भगाने के नाम से, वो और किसी को नहीं, ग्रामीणों को खाली कराना चाह रहे हैं, गांव को खाली कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल हमें भी लग रहा है। अब ये बात हम बहुत पुष्ट तरीके से तो नहीं कह सकते, पर बात तो इसी तरफ जाता है।